नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली के दंगल के नतीजे जब सामने आए तो आम आदमी पार्टी के दिग्गजों के दावे और दिग्गज खुद भी धराशायी हो गए। आम आदमी पार्टी 10 साल बाद सत्ता से बेदखल हो गई है। जो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने दल में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे, दोबारा से सुनिए, अपने दल में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, वो अपनी विधायकी भी नहीं बचा पाए। दिल्ली वालों का असंतोष कहिए या मोदी मैजिक, क्या मनीष सिसोदिया, क्या अवध ओझा और क्या सौरभ भारद्वाज, सब के सब चारों खाने चित हो गए। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल का ये चौथा चुनाव था और यहां वो पहली बार हार गए। केजरीवाल एंड पार्टी बीजेपी के कैंपेन में ऐसा फंसे कि फिर बाहर नहीं निकल पाए। आम आदमी पार्टी कितना भी नकारे, लेकिन बीजेपी ने कुछ तो सही किया या कुछ तो ऐसा हुआ कि जनता ने उनके पक्ष में वोट किया। अब सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल से क्या गलतियां हुई या पार्टी का कैंपेन किधर गलत हो गया और अब उनका सियासी भविष्य क्या होगा। आज इसी तमाम विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखें। भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। इस बार भाजपा की 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बढ़ी। पार्टी ने 68 पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती। वहीं आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 31% रहा। भाजपा ने पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को करीबन 10% वोटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कांग्रेस कामयाब रही। पिछले 2013, 2015 और 2020 के चुनाव से पूरी तरह अलग था, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस करप्शन के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर गई। और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जनता ने नकार दिया, उससे साफ है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को नकारने के लिए ही वोट करने के लिए घरों से बाहर निकली। अन्ना आंदोलन से निकली पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की छवि करप्शन से लड़ने वाली। लोगों को भरोसा था कि ये ऐसी पार्टी है जो आम आदमी की बात करती है और उसका नेता सिद्धांतों के लिए खड़ा है। केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखते वक्त वीआईपी कल्चर खत्म करने और करप्शन को जड़ से उखाड़ने की बात कही थी, लेकिन साल दर साल तस्वीर बदलती गई। नहीं, ये बहुत ही आवश्यक था। जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी 2013 में पूरी दिल्ली में लहरा के चलते थे, वही सीएजी की रिपोर्ट आज रोकना क्यों चाहते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जरूरत वाली बात कही कि विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कर दी जाएगी, ताकि ये जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं ऐसा कह रहे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार में किस प्रकार को लिप्त किया अपने को, ये दिल्ली को और देश को तो पता चलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं।
वो पार्टी को दिल्ली की चौहद्दी से निकालकर दूसरे राज्यों में लेकर गए और जनता को भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि वो उनकी सेवा करने आई। इसमें गुजरात और गोवा, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं। जहां आम आदमी पार्टी के हाथ आजमाने की कोशिश की और पंजाब में पार्टी इस काम में कामयाब भी हुई, लेकिन दिल्ली पर आम आदमी पार्टी की पकड़ लगातार ढीली होती चली गई। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपदा कैंपेन चलाया और ये बताने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह दिल्ली को नुकसान पहुंचाया और विकास के काम नहीं किए। लिहाजा बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट करने में सफल हुई और इसका लाभ परिणामों में दिखा है। देखिए, जब इंडिया अलायंस बना था उसी समय ये बात तय हुई थी कि लोकसभा के चुनाव लड़ने का अलायंस है, राज्यों में लोग अपने अपने निर्णय ले सकते हैं। ये कह के इंडिया अलायंस बना था। वही नीति अभी है, जब वो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे निश्चित रूप से फिर इंडिया अलायंस की बात फिर से शुरू की जाएगी। लेकिन ये तब ये तय हुआ था। अब क्या आगे रणनीति सारे दल बनाते हैं वो देखना है कि वो क्या तय करते हैं, लेकिन विपक्षी एकता मजबूत है और वो बरकरार रहेगी। बीजेपी ने दिल्ली चुनावों में तूफानी प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाया। केजरीवाल की विफलताओं को बीजेपी ने गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी बीच बजट में 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स में छूट दी गई। इससे मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली। इसका असर ये हुआ कि मिडिल क्लास का वोट बीजेपी की ओर ट्रांसफर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, मुद्दों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मुद्दों का जिक्र करें, उस पर चर्चा करें, उससे पहले मेहमानों से तारुफ करवाती हूं मैं। अनंत अमित बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजीव नसीर आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता। संजीव जी, उस दिन आपने बहुत धारदार लोहा लिया, स्क्रीन पर हम लगातार देख रहे थे आपको। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। दिनेश सिंह गेट जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है। शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ ही करेंगे। सर, बहुत लोहा लिया, ग्राउंड पर बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद वोट कटिंग की पैटर्न की बात कर ली जाए या शराब घोटाला या अरविंद केजरीवाल खुद, क्या कुछ ऐसा आपकी समझ में रहा जो आपके लिए घातक हो गया? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो जनतंत्र में जनता की जो मैंडेट है उसको हम सर झुका के एक्सेप्ट करते हैं। हमने पिछले 11 साल में दिल्ली की जनता के लिए जो सेवाएं की, जो वेलफेयर योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू की, ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको अब 27 साल बाद जिम्मेवारी मिलने जा रही है, वो इन सब योजनाओं को लागू रखेंगे। ये सिर्फ चुनाव नहीं था पूजा जी, ये एक आंदोलन था। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली की पुलिस, चुनाव आयोग और सारी एजेंसीज को किस तरीके से यूज किया गया, मिसयूज किया गया, और हम ईमानदारी से जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने पूरे कैंपेन में ना कोई पैसा बांटा, ना कोई गाली गलौज किया, ना हम लोगों ने किसी तरह की कोई धमकियां दी। लेकिन दूसरी तरफ आपके माध्यम से सारी दिल्ली की जनता ने देखा कि चुनाव जो है एक राजनीतिक आतंकवाद के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लड़ा। ठीक है, आज मात्र 2% के मार्जिन से इन लोगों को ज्यादा वोट मिली है। इनको बधाई। इनको आने वाले समय है, दिल्ली के जितने भी जन कल्याण योजनाएं हैं उनको ये लागू रखें। संजीव जी पूछा, आपका एनालिसिस क्या है? चूक कहाँ हुई? आज आपके विधायकों की मीटिंग भी हुई थी, उसमें सभी सदस्य पहुंचे हुए थे, उसमें भी आपने डिस्कशन किया होगा कि चूक कहाँ हुई, तो कुछ तो निकल करके सामने आया होगा कि कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ चूक गए। पूजा जी आत्म मंथन जो है वो चल रहा है। हमारे से कहाँ चूक रही पे भी हम विचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप भी कांग्रेस जैसा आत्ममंथन तो नहीं करेंगे? जिस तरीके से
नहीं 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 नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में बहुत फर्क है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम दिल्ली की जनता के हकों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। हम सिर्फ सत्ता के लिए हमने पार्टी नहीं बनाई थी। हम लोग जो है सत्ता में नहीं होंगे तब भी दिल्ली वालों के हक की लड़ाई ताकत से लड़ेंगे। तो हमारे चुनाव के अंदर कोई चीजें ठीक है, ये ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए एक बार। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी। एक बार फिर से शून्य का सन्नाटा टूटा नहीं, वोट प्रतिशत बढ़ा। इस इलेक्शन के बाद क्या है मन में? क्या लगता है कि गलती हुई, आम आदमी पार्टी के साथ ही चले जाते, गठबंधन में ही चुनाव लड़ते तो ज्यादा अच्छा रहता? देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी इस आदेश को स्वीकार करती है। और दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया और शालीनता से चुनाव लड़ा। इन लोगों की तरह गाली गलौज में नहीं पड़े और आम जनता के जो मुद्दे थे, इन दोनों ही दलों ने जिस तरह से दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया और वादा किया था कि इसे लंदन और पेरिस बनाएंगे, यमुना नदी को टेम्स नदी बनाएंगे, और बनाया क्या कि दिल्ली को खांसने वाली दिल्ली में तब्दील कर दिया। तो जनता से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही शिद्दत से उठाया। हमारे वोट परसेंटेज भी बढ़े, ठीक है, हमारे आशा के अनुरूप जो परिणाम थे वो नहीं रहे, ये निश्चित है, वो हमारे लिए निराशाजनक भी है। लेकिन उसमें कई पॉजिटिव्स भी हैं। हमारे 15 से अधिक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको अच्छे वोट भी मिले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कांग्रेस एक नई शुरुआत कर सकती है। और चूंकि दिल्ली का पुनर्निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया था, 15 वर्षों तक शीला दीक्षित जी की सरकार रही और दिल्ली को मॉडर्न सिटी के रूप में तब्दील करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। तो कांग्रेस पार्टी उसी विरासत को ध्यान में रखकर शीला दीक्षित के नाम पर आप लगातार अपने बैनर पोस्टर भी बनवाए होंगे, उन्हीं के नाम का आप प्रचार भी करते रहे। ठीक है, उन्होंने काम भी किया, लेकिन उनके बेटे होने के बावजूद संदीप दीक्षित एक भी चुनाव अभी तक नहीं जीत पाए। नहीं, वो कई चुनाव जीत चुके हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। लेकिन एक बात देखिए कि कई बार क्या होता है कि जब विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और जनता के सामने ये मैसेज जाता है कि इस पार्टी के सामने ये है, तो बाइपोलर परिस्थिति बनती है। और जब भी बाइपोलर चुनाव हो जाता है तो तीसरे दल को नुकसान होता है। तो वही स्थिति कांग्रेस की रही है। यहाँ के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार के विरोध में थे, ये बात निश्चित थी। अब उनको ये लगा कि शायद उनको परास्त करने में भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो नेचुरली उन्होंने उनको समर्थन दिया और हम तीसरे नंबर पे चले गए। तो इससे कई सीख भी हमें मिली है। हम अपने तरीके से फिर से खड़े करेंगे और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा हारने के बाद भी जीतती रही है और सकारात्मक राजनीति करती है। तो उसी राजनीति को हम फिर से करेंगे और आम जनता के जो मुद्दे हैं फिर से हारने की तैयारी बिल्कुल उठाते रहेंगे। मतलब आप तो कह रहे हैं कि सियासत के पैटर्न में चेंजेस नहीं लाएंगे? नहीं, ये हमने नहीं कहा पूजा जी, ये आप कह रही हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। तो जिस तरह के वादे, ठीक है, अनंत अमित जी के पास जाने दीजिए। अनंत अमित जी, आप जुड़े हुए हमारे साथ, क्या लगता है आपको, मोदी मैजिक का कमाल था या कुछ और जो डिकोड अभी आप करना चाहते हैं? देखिए पूजा जी, दिल्ली की जीत माननीय प्रधानमंत्री के विश्वास की जीत है, अमित शाह की रणनीति की जीत। हार होती तो किसकी हार होती? और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हार होती तो किसकी हार होती? अनंत जी, हार पार्टी की हार होती और ये हमारे हार पार्टी की होती और जीत प्रधानमंत्री की है। ठीक है, आगे बोलते रहिए। जी देखिए पूजा जी, आपके तीखे सवाल जिस तरीके से होते हैं तो हमें पता होता है, हम तो आपको बहुत झेले हैं, हम आपको जवाब भी सटीक देते हैं। आपको मैंने आप ही के चैनल पे आपसे कहा था कि हम 40 से ज्यादा सीट जीतेंगे और हम निश्चित तौर पे अपेक्षा के अनुरूप, हम अभी भी मैं कह रहा हूं कि हमें और सीटें जीतनी थी, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री और तथाकथित मुख्यमंत्री और तथाकथित आपदा को खत्म करने का काम किया है, दिल्ली की जनता को पूर्ण विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार की गठन हो रही है और हम दिल्ली के जनता के विश्वास को जीतेंगे। दिल्ली की हवा और दिल्ली की वायु और दिल्ली की जल
और जमुना मैया की सफाई करना हमारी प्राथमिकता है। और दिल्ली में जो भ्रष्टाचार की कांग्रेस जैसी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी देश। अच्छा आनंद जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, दिल्ली को मुख्यमंत्री कितने दिनों में मिल जाएगा? बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए आज विधायकों की बैठक में 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 11 दिन, देखिए माननीय मैक्सिमम प्रधानमंत्री आपका जी 3 दिन 14 दिनों का विदेश ट्रैक यात्रा पे- रिकॉर्ड है। पूजा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 3 दिन की विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्र के नेतृत्व ये तय करेगा मुख्यमंत्री कौन मैं होंगे। अमित जी से एक पहले सवाल भी- पूछना चाहूंगा पूजा जी, अगर अलाउ करें तो। दिनेश गेट जी बोल अमित रहे हैं जी, या फिर आपने पहले चैनल पे बता दिया था कि 40 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। अब अरे हम ये तो भी बता 50 से दें ज्यादा सीटें कि जीतने वाले- मुख्यमंत्री जी। किसको बना रहे हैं। नहीं मुख्यमंत्री हमारा अब ये भी कार्यकर्ता बता होगा। दें पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। कार्यकर्ता होगा, मुख्यमंत्री हमारा कार्यकर्ता होगा। आपकी तरह नहीं, आपकी कौन तरह होगा? तथाकथित ईमानदार व्यक्ति नहीं होगा। आप स्वघोषित ईमानदार, अपने आप को स्वयं ईमानदार कहने वाला व्यक्ति नहीं होगा। आप तो बहुत सभ्य हैं, भाषा जरूर मर्यादा रखे हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है, पूजा जी भी ये जानना चाहती है। आपने पहले बता दिया था इतनी सीटें आएंगी, तो अभी भी बता दें कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है आपके यहाँ से। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। और मैं आपके भी जवाब देना चाहता हूँ। आपने आरोप लगाया दिल्ली पुलिस के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर। आपके पार्टी के देखिए संयोजक आरोप पहले ऐसा प्रत्यारोप पर व्यक्ति आएंगे, है। आरोप प्रत्यारोप पर देखा है, आएंगे। आनंद जी, संजीव जी, देखा है। आनंद जी, संजीव जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आरोप प्रत्यारोप पर आएंगे। मुझे पता है कि आप दोनों ही प्रखर प्रवक्ता हैं, लेकिन सभी की बारी एक एक बार आ जाने दीजिए। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके की सियासत हुई, सियासत में आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी से एग्जैक्टली चूक कहां हुई है? देखो, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आप पार्टी जनता की नब्ज को नहीं समझ पाई। जेल से छूटने के बाद जो आक्रामक राजनीति केजरीवाल जी ने करने का जो प्रयास किया, तौर से मुझे लगता है कि 2 चुनाव में जो आक्रामक राजनीति थी वो एक आपका साफ सुथरा चेहरा था। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के एक सत्ता तक आप पहुंचे थे, लेकिन जब आप पर आरोप लगते हैं और आप जेल जाते हैं, और जेल जाने के बाद जब आप बाहर आते हैं, तो निश्चित तौर से आपको एक रणनीति के तहत तैयारी करनी चाहिए थी। मैंने नहीं देखा कि कहीं उन्होंने संजय जी के साथ, सिसोदिया जी के साथ या अन्य और बड़े बड़े नेताओं के साथ कोई बड़ी मीटिंग की हो, मंत्रणा की हो। उन्होंने क्या होगा, मुझे लगता है एक तरफ से ही सारे आदेश हो रहे थे। जो केजरीवाल जी चाह रहे थे वही हो रहा था। केजरीवाल जी जो निर्णय कर रहे थे, निश्चित तौर से उसी पर चर्चा हो रही थी, उसी पर पार्टी आगे बढ़ रही थी। और जो उनके सलाहकार थे, जो रणनीतिकार थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। मेरे 2-4 लोग संपर्क में हैं उनमें, कुछ टीम में से, लेकिन पता नहीं केजरीवाल जी ने उसको क्यों नहीं माना। ये मुझे लगता है केजरीवाल जी ही बता सकते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि धरातल पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप पार्टी के नेताओं ने बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा। और ये चुनाव दिल्ली का चुनाव था, मैं कह सकता हूँ यूपी और बिहार की तर्ज पर चुनाव था। पहली बार दिल्ली में चुनाव था जहाँ कार्यकर्ताओं के बीच की टकरार थी। ये पहला दिल्ली का चुनाव था जहाँ पदाधिकारियों के बीच की टकरार थी। ये पहली बार मैंने दिल्ली के चुनाव में देखा। 93 से लेकर के अब तक तमाम चुनाव देखे, लेकिन इतना धरातल स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच, मतलब एक दूसरे को पीटने के लिए तैयार हो, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो, एक दूसरे के लिए गाली गलौज देने के लिए तैयार हो, ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि दिल्ली में पहली बार देखी गई। तो कार्यकर्ताओं की मैं कमी नहीं दोनों ही मानता। दलों में व्यक्तिगत तौर पर अस्मिता की जंग बना ली थी दोनों ने। नहीं, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो जिस वजह से आप राजनीति में आए थे, निश्चित तौर से आप जेल में गए। पहली गलती तो वहां हुई आपको कि बिना पोर्टफोलियो के आप मुख्यमंत्री थे, आपके पास कोई विभाग था नहीं। जेल जैसे ही आप अरेस्ट हुए, आपको तत्काल वहां इस्तीफा दे देना चाहिए था, आपके मंत्रियों को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता को समझती कि नहीं, निश्चित तौर से राजनीति बहुत अच्छे ढंग की हो रही है। लेकिन जो उन्होंने इस्तीफा न दे करके और एक ऐसी रणनीति बताई कि अब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, कोई घर का व्यक्ति हो सकता है, फिर संजय जी जेल से बाहर आ जाते हैं, फिर कुछ रणनीति और बदलती है, फिर मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बना देते हैं जो कहता है कि वो राम और घड़ाऊ लेकर के होते हैं कि मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा। नहीं, किसी की बापौती थोड़ी होती है भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी। इस देश का संविधान आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा रहा है, और आप कुर्सी में बगल में रख करके आप कहती हैं कि इस पे केजरीवाल आके बैठेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आपका इंडिकेशन इस साइड है कि दिल्ली उसी सियासत में वापस से फंसना नहीं चाहती थी। दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी।
स्विंग वोटर्स का कितना बड़ा रोल आपको इस बार इलेक्शंस में नजर आया? क्योंकि मेरी नॉलेज कहती है कि 18% की लमसम दिल्ली के अंदर स्विंग वोटर्स हैं, जिनका माइंड स्विंग होता है और वो किधर भी वोट कर देते हैं। दोनों ही दलों की कोशिश थी कि स्विंग वोटर्स पर किसी तरीके से उन पर जो अपनी ग्रिप है उसको स्ट्रांग किया जाए, लेकिन वो ग्रिप स्ट्रांग हुई बीजेपी के खाते में जाती हुई। 9% का वोट मार्जिन रहा है बीजेपी की जीत के लिए। आप किस तरीके से स्विंग वोटर्स को देखते हैं सर? जी, आप सभी को प्रणाम पूजा जी। देखिए, मैं इसमें जैसे कि आपने जो बताया कि 18% के आसपास जो स्विंग वोटर्स बोले या फ्लोटिंग वोटर्स बोले हैं, तो इन्हीं का पूरा चुनाव जो था तो 2-3 फैक्टर्स पे पूरा दारोमदार रहा। तो पहला फैक्टर ये था और पहली बार ये देखने को मिला, क्योंकि देखिए सत्ता परिवर्तन का इंडिकेटर ये होता है कि जैसे जितनी पिछली बार वोटिंग प्रतिशत रहा उससे कुछ बढ़ता है तब जाके सत्ता परिवर्तन का इंडिकेटर मानते हैं। लेकिन इस बार ये पहली बार देखने को मिला, एक दो बार पहले भी हुआ लेकिन उसमें थोड़ा कुछ चीजें और फैक्टर्स भी, लेकिन इसमें मिला कि पिछली बार जैसे करीब 62.5% की वोटिंग प्रतिशत था दिल्ली का, इस बार 60 पे भी सत्ता परिवर्तन हो गया और सीटों का भारी अंतर। तो उसमें देखिए रीजन था कि कहीं ना कहीं जैसे दिनेश जी, आपकी आवाज बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं आ रही है हमारे पास। एक बार टीम से कहूंगी कि वापस से आपके साथ में कनेक्ट करें। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, तब तक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी। मुद्दा यही है कि दिल्ली के दिल में बीजेपी ने घर तो किया, लेकिन कैसे? क्या शीश महल को तोड़कर या शीश महल से इतर शराब घोटाले के सहारे? कैसे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती हूँ। अनंत अमित बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, संजीव नसियार आम आदमी पार्टी से, प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं, दिनेश सिंह गेट जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिनेश जी की आवाज बहुत क्लियर हमारे तक नहीं आ रही थी और उनकी बात भी पूरी नहीं हो पाई थी। दिनेश जी पहले तो अपनी बात पूरी करें, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ते हैं। जी, अब ठीक से सुन पा रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है सर, बोलिए। जी, थैंक यू। देखिए, मतलब सत्ता परिवर्तन के 2-3 इंडिकेटर्स होते हैं। ये होता है कि वोटिंग प्रतिशत जैसे अगर बढ़ता है और बम्पर वोटिंग होती है तब उसको मानते हैं कि सत्ता विरोध की लहर है। लेकिन इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव रहा दिल्ली, उसमें से ये पता लगा कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि सत्ता के लिए बहुत बम्पर वोटिंग हो या पहले ज्यादा कुछ हो। उसके बाद जैसे कि फ्लोटिंग, जैसे आपने बात की, तो फ्लोटिंग जैसे मान के 18 से 20% पर जो थे, मैंने स्वयं भी जैसे ग्राउंड पे जाकर बातचीत करने पे था कि कहीं ना कहीं लोग जो थे आपकी वर्तमान सरकार से, जो आम आदमी पार्टी थी, इतना खुश नहीं थे। और कहीं ना सर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे, इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। मणिपुर से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो गया है। एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। बीरेन सिंह ने आज अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, यह सवाल है और इसी सवाल पर ही सारा बवाल है। मणिपुर से इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मणिपुर के सीपी सलार, मणिपुर के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर आनंद जुड़ गए हमारे साथ में। आनंद, क्या कुछ अपडेट? एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, क्यों दिया? अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। पूजा, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आज सुबह ही वो होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीधे तौर पर इस्तीफा जाके राज्यपाल को दिया गया और इस वक्त राज्यपाल ने उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रहने को लेकर बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से लगातार मणिपुर में हो रही वारदातों के बाद दिल्ली यानी होम मिनिस्ट्री लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही थी कि कई बार कोशिश की गई पैरामिलिट्री की एक अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट वहां करने के बाद भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते कहीं ना कहीं एन बीरेन सिंह पे लगातार दबाव था और कहीं ना कहीं दिल्ली अब उनसे नाराज होने के चलते उनको इस्तीफा देने के लिए बोल दिया गया और एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर एन बीरेन सिंह अभी भी रहेंगे जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती। तो बड़ी ब्रेकिंग है पूजा जी। आनंद, इसके बाद आगे क्या कुछ हमें मणिपुर के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? सीधे तौर पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर तो रहेंगे अभी एन बीरेन सिंह, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से किस तरीके की डिप्लॉयमेंट में चेंजेस हो सकते हैं आगामी दिनों में, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है।
को लेकर लगातार दिल्ली से कोशिश की जा रही थी कि इलाके में शांति बहाली हो सके। पैरामिलिट्री की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई थी, कई बटालियन मणिपुर भेजी गई थी, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि लगातार हिंसा हो रही थी। कई बार थानों को लूटने की खबरें आ रही थी, और लेकिन जिसको लेकर गृह मंत्री कई बार इसको लेकर इंस्पेक्शन कर चुके हैं, लेकिन जब बोला गया उनसे कि इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई करने को लेकर, जब देखा गया कि इसका लगातार घटनाएं बढ़ रही तो उन पर दबाव लगातार बना हुआ था। और जैसे ही आज वो दिल्ली पहुंचते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर इसको लेकर उनके सामने बातें रखने की जो पीस को लेकर लगातार टॉक चल रही थी कुकीज में और तमाम बाकी समुदाय में, तो उसको लेकर वो टॉक लगातार अपने जो असर दिखाना चाहिए था उतना असर नहीं दिखा पा रही थी। उसके बाद भी हिंसा हो रही थी, तो दबाव होने के चलते सीधे तौर पर उनसे रिजाइन देने के लिए कहा गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और जाकर सीधे उन्होंने रिजाइन दे दिया। लेकिन सिर्फ रेजिग्नेशन दे देना आनंद सॉल्यूशन मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेजिग्नेशन के बावजूद भी बीजेपी पर ही क्वेश्चन मार्क आएगा कि आप ही का व्यक्ति बैठ करके अगर चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा है, सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी, स्टेट में गवर्नमेंट आपकी, उसके बावजूद अगर आप चीजों की टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो सवाल तो इनडायरेक्टली सरकार पर ही है। देखिए, सरकार को लेकर जो मुख्यमंत्री पर लगातार आरोप लगा था, कहीं ना कहीं वो एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करते थे, उसके बाद भी कार्रवाई की जा रही थी दिल्ली की तरफ से कि कोशिश की जाती इलाके में शांति लाई जाए। एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई, दिल्ली से डिप्लॉयमेंट की गई, पैरामिलिट्री की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट वहां की गई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हिंसा लगातार जारी थी। कई बार ऐसी खबरें आई कि थानों से बंदूकें चोरी हो गई, थाने उड़ा दिए गए, तो उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली जो प्रयास कर रहा था, कोशिश की जा रही थी कि शांति बहाली की जा सके, लेकिन उसके विपरीत जो खबरें लगातार आ रही थी, जिसके बाद बीरेंद्र सिंह से बोला गया कि आप इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा देने के बाद ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रहेंगे। अब सबसे बड़ी कवायद ये होगी कि अब जो मुख्यमंत्री आएगा वो दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा, किस समुदाय से आएगा, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कि कैसे शांति बहाली करनी है, दोनों समुदाय को साथ बैठाना है, बातचीत करनी है, और कोशिश करनी की इलाके में पीस आ सके, यानी शांति हो सके। तो बड़ा प्रयास दिल्ली ने। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मणिपुर के अंदर कुकी और मैतेई की लड़ाई, और अब बड़ी खबर है भाई कि एन बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा आ गया है, और ये इस्तीफा गृह मंत्रालय में गृह मंत्री से मुलाकात के बाद आया है। सबसे बड़ा सवाल ये। चलिए, चर्चा पर वापस लौटते हैं, और इन चुनावों में, दिल्ली चुनावों में किस तरीके की स्थितियां रही उस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक के पास में जाऊंगी। डॉक्टर सुनील, किस तरीके से आप पूरा विषय देखते हैं? हम स्विंग वोटर्स का लगातार जिक्र कर रहे हैं, स्विंग वोटर्स कितना बड़ा फैक्टर है, और प्लस पूर्वांचली कितना बड़ा फैक्टर है इन इलेक्शंस में? देखो पूजा, अब ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी का मैजिक चल गया, गृह मंत्री जी की रणनीति चल गई। मैं इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन में भी मोदी जी थे, पिछले 2 इलेक्शन जो हारे हैं आप, उसमें भी गृह मंत्री जी थे, पूरी रणनीति थी, सारे मंत्रियों की, सारे सांसदों की फौज लगाई। मैं ये बिल्कुल कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इस दिल्ली के इलेक्शन को जीतने में कोई मोदी जी की या गृह मंत्री अमित शाह की कोई भूमिका रही है। अब मान के चलिए वो वोटर जो एक अपेक्षा कर रहा था, वोट प्रतिशत किसका कम हुआ? आप पार्टी का। और आप पार्टी का कम हुआ तो वो वोटर्स कहाँ चला गया और किस वजह से चला गया? अब कहेंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपने लड़ाई लड़ने की कसम खाई थी, उस भ्रष्टाचार में आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट संलिप्त पाई गई। जो चेहरे आपके हमेशा इर्द गिर्द रहे, दाएं बाएं रहे। संजीव नसीर जी सुनिएगा और जवाब देना है आप ही को, बोलते रहिए। अन्ना आंदोलन में जिनकी अहम भूमिका रही वो जेल चले गए। अब जेल आने के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसी, केवल केजरीवाल जी जरूर चुनावी मूड में आ गए थे आते ही आते। अधिकतर आप देखेंगे कि किसी भी राज्य का चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी करती है। मोदी जी की रैलियां इशारा कर देती हैं कि चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी आ गई। लेकिन दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी ने शुरुआत की, केजरीवाल जी ने रणनीति बनाना शुरू की जनता के बीच सारी चीजें। लेकिन तमाम ऐसे कार्यकर्ता, आप पार्टी के पदाधिकारी जिनसे काम ही नहीं लिया गया, जिनको बताया भी नहीं गया, वो चुनाव में कहते थे हमें कोई काम ही नहीं बताया जा रहा, हमको ये नहीं मालूम मीटिंग कहाँ होगी, हमको ये नहीं बताया आपको करना क्या है। तो एक तो सशंकित इस बात से केजरीवाल जी थे कि जो उनके पुराने कार्यकर्ता विधानसभा लेवल पर थे उन पे भरोसा केजरीवाल जी को नहीं था। उनको इस बात का डर था, वो कैसे उनके पास रिपोर्ट चली गई कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा में आपको डिफीट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को नहीं करना चाहिए था। संजीव जी, क्या ये मुद्दा था? क्योंकि आम आदमी पार्टी में बीते दिनों जिस तरीके से कौशिक जी कह रहे हैं, भगदड़ भी देखने को मिली। कैलाश गहलोत आपके मंत्री तक टूट करके चले गए बीजेपी में, उन्होंने जीत भी दर्ज करी है। नहीं, पूरा बड़े नेताओं के साथ मैं कह रहा हूं, छोटे कार्यकर्ता भी जो विधानसभा लेवल पर थे, उनके कई कम से कम 100-150 लोगों से मेरी बात हुई होगी। हमसे हमको काम ही नहीं लिया जा रहा, हमको बताई भी नहीं जा रहा।
तो ये कुछ मुझे लगता है शंका थी केजरीवाल जी की, जिसको समय रहते समाधान उनको करना चाहिए था। संजीव जी बोले। कौशिक साहब की इस बात से तो मैं सहमत हूं कि दिल्ली का चुनाव जो है वो यूपी और बिहार के जो रिमोट एरिया से जो खबरें आती थी उस पैटर्न पे दिल्ली का चुनाव लड़ा गया और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी जी जान से ये चुनाव लड़ा। इनफैक्ट ये चुनाव कोई महीने 2 महीने का चुनाव नहीं था। 2020 में जब अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार थंपिंग मेजोरिटी से जीते, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बौखलाहट 7वें आसमान पे पहुंची। पहले 2-2.5 साल कोविड के वजह से और उसके बाद जिस तरीके से एक रणनीति बना के उठे केस में हमारे नेताओं को फंसाया गया, पूरी पार्टी को तोड़ने की, क्रश करने की कोशिश की गई, ये उनकी भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव रणनीति का हिस्सा था। और उसी के दौरान जब चुनाव आया तो चुनाव से पहले आम जनता के बीच में और केजरीवाल जी की गारंटी थी कि 2015 और 2020 के बीच में पूरी तरीके से पूरी होती और दूसरी टेन्योर में उसमें कमियां रही, जैसे यमुना नदी को साफ करने की बात, पानी घर घर पहुंचाने की बात, साफ सुथरे अच्छे रोड बनाने की बात थी, उनमें जो कमियां रही केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के में रखना भी उसका कारण नहीं कर पाए। तो इस तरीके से नकारात्मक राजनीति के वजह से दिल्ली के वोटर्स में फर्क रहा है। कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। और मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सारी एजेंसीज का मिसयूज और जिस तरीके से मिसयूज हुआ है। देखिए पूजा जी, आया, फिर भी हम ये विश्वास से कहते हैं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करती है और दिल्ली की जनता के हक के लिए क्या प्यार करती है। प्रवेश वर्मा तक पर आपने आरोप लगाए, लेकिन प्रवेश वर्मा जीत गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। काहे का प्यार, काहे की मोहब्बत? आप बताइए, किसी प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता को ये पता चल जाए कि उसका वो जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो मुख्यमंत्री बनेगा भी तो हस्ताक्षर कर नहीं पाएगा, मौका उसे क्यों देगी? मैं अपने वोट की बात करूं, मैं क्यों दूंगी? पूजा जी, केजरीवाल जी ने एक बड़ी बात नहीं, बात आप ठीक कर रहे हैं पूजा जी। दिल्ली के अंदर हमारा अगर कोई कार्यकर्ता शिकायत करने के लिए जाता था उसको थाने में बिठा लिया जाता था। जिताएगी तो मैं इसका जवाब अनंत अमित देंगे। अनंत अमित देंगे। अनंत अमित जी देखिए, ऑडियो को डाउन कीजिएगा। अनंत अमित जी बोले। पूजा जी, मैं संजीव जी का जवाब पहले दे देता हूँ। हाँ बोले। संजीव जी, आपकी पार्टी को किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं। आपको न सीबीआई पे विश्वास है, न ईडी पे विश्वास है, न ईसीआई पे विश्वास है, न दिल्ली पुलिस पे विश्वास है। आपके नेता, पूजा जी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, कौशिक जी आपको पता होगा, कौशिक जी बड़े भाई, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणियां की है ईडी और सीबीआई पे, आपने सुना होगा। सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। देश के सुप्रीम कोर्ट को तो मानते होंगे आप, चार्जशीट हो चुका है, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने और दिल्ली को किसके पास क्या पावर से इस पे फैसला दिया वो पलट दिया आप लोगों ने। आप विश्वास करते हैं ना देश के सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास करते हैं, जाने वाले हैं ना दिल्ली के जेल जाने वाले हैं, देश हो चुका है। और दूसरी बात, पूजा जी देखिए, आप जेल से जाना चाहेंगे दिल्ली वालों की सुन तो लीजिए, संजीव जी एक बार सर सुन तो लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा। आज तक लगभग 40 वर्ष हो गए पूजा जी, हमने 20 वर्षों से लगभग राजनीति को बहुत नजदीक से देखने का हमने कोशिश किया, पत्रकारिता में भी और नेतागिरी में भी। ये पहला दिल्ली का ऐसा नेता था अरविंद केजरीवाल जिसने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है और उसमें क्या लिखता है, सारे मुस्लिम वोटरों को घर पे इलेक्शन कमीशन को गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको ले आने के लिए, ले जाने के लिए, और 5 बजे के बजाय उनको 8 बजे तक मतदान का उनको अधिकार देना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात उस पत्र में लिखते हैं कि दिल्ली के मुसलमान वोटरों को दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लोग मारते पीटते हैं, और यही वाल्मीकि समाज के मंदिर में जाकर यही झूठा अरविंद केजरीवाल जी एक शपथ लेते हैं कि हम आपका कैसे विकास करेंगे, और उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन को पत्र बकायदा लिखते हैं और उनको एक बदमाशी के तहत उनको कहते हैं कि ये बदमाश है दिल्ली के। आनंद जी, क्या ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी ऑपोजिशन की पोजीशन में, वहां पर चुनाव आयोग या स्टेट गवर्नमेंट्स को
स्टेट एजेंसीज का दुरुपयोग का आरोप आप नहीं लगाते हैं क्या? पूजा जी, सियासत का एक चेहरा है, आरोप तो लगाता है, हर कोई लगाता है। आप दूसरे राज्यों में लगा रहे हो, वो आप पर लगा रहे हैं। पूजा जी, जब जब इलेक्शन कमीशन में 98 में टीएन शेषन साहब आए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। हम तो चाहते हैं जब जब ईसीआई मजबूत हुई है, ईसीआई के ऊपर आरोप लगे, तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती गई है। और ये तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार आरोप लग रहे हैं, वो जवाब देंगे। आप क्यों तकलीफ में आ रहे हैं? नहीं, तकलीफ की बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमने जब भी कहा है, आज जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे, तमाम दल लगा रहे, और ये व्यवस्था किसके समय की हुई है? कांग्रेस के समय की। आज कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आज पुनः हैट्रिक जीरो ले आती है और आरोप लगाती है। अरे आप लोकसभा चुनाव में जवाब दीजिएगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे थे। दिल्ली की जनता ये समझ चुकी थी कि पुनः ये एक हो सकता है, इसलिए दिल्ली की जनता ने दोनों को सबक सिखाया, इनको 0 पे आउट कर दिया और उनको 22 पे ले आई। तो ये तो दिल्ली की देवकुल जनता का हम धन्यवाद करते हैं, उनको बार बार बधाई देते हैं कि आपने दोनों दल के चाल और चरित्र को देखा और भारतीय जनता का पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। सतयुग को भी 14 वर्ष का राम जी को वनवास मिला था और ये कलयुग में 27 वर्षों के बाद हमें सत्ता मिली है और इस सत्ता को हम सेवा मानते हैं और दिल्ली की जनता को वो विश्वास में जाहिर किया है। आप सेवा मानते हैं। रंजीत जी हैं और संजीव नसीर जी हैं, इन दोनों पार्टियों ने मतलब मेवा मान लिया था, इसीलिए तो दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता से नीचे कर दिया ना। रंजीत जी बताइएगा। देखिए, पहले अनंत के फैक्ट को करेक्ट कर, ये 1998 में टीएन शेषन को लाए और फिर चुनाव जीत गए। अरे भाई साहब, उससे 5 साल पहले टीएन शेषन अपना जलवा बिखेर चुके थे और वो कांग्रेस पार्टी है जो टीएन शेषन जैसे पदाधिकारियों को आगे करती है। पहली बात। दूसरी बात ये देखिए पूजा जी, जो मूल बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने 2014 से कई जुमले फेंके। मुझे ये चिंता है कि दिल्ली के जनता के साथ जो इन्होंने वादे किए हैं वो इनका वही जुमला न बनकर रह जाए। इन्होंने काला धन लाने की बात की थी, 15-15 लाख रुपए लोगों को देने की बात की थी, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात की थी, किसानों की आय दुगुनी करने की बात की थी। सब इनका जुमला साबित हुआ। मुझे चिंता इस बात की है कि दिल्ली की जनता ने इन पर भरोसा किया है, इनको अवसर दिया है, तो दिल्ली की जनता के साथ किए गए वादों को ये पूरा करें। दिल्ली को जो गैस चैम्बर बना दिया है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर अपनी नूरा कुश्ती में, उसे कम से कम सांस लेने लायक जगह बनाए। और शीला दीक्षित ने जो एक आधुनिक नगर का पुनर्निर्माण किया था, उसको कम से कम उस परिस्थिति में तो ले आए। यमुना को ये टेम्स नदी भले ही नहीं बनाए, कम से कम यमुना की सफाई तो कर दे। नमामि गंगे तौर पर रंजीत जी उसकी चिंता आप मत करिए, आप अपने दल और अपनी चिंता करिए, दिल्ली की जनता की चिंता छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। थोड़ा धैर्य रखिए, अभी तो मैंने कुछ मुद्दे ही गिनाए हैं और आपके पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब ये जुमलाबाजी छोड़ो, आप रंजीत जी झूठ बोल रहे हैं। कोई काम करो। 140 करोड़ जनता ने जो हमें तो मत दिया है, आप जनता का विश्वास हम पे नहीं रहने देना चाह रहे हैं क्या? 1-2 बिंदु मैं केवल और बताऊंगा। अरे महाराज, आपकी तो सरकार आ गई है, एक बार सुन लीजिए उन्हें, उनकी तकलीफ ज्यादा बड़ी है, 3 बार से सिफर आ रहा है। पूजा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को जब सत्ता मिली थी तो डॉलर की कीमत 58 रुपए की थी और तब वो दिन भर कोसते रहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और कहते थे कि मुद्रा की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। जब 58 रुपए का उनको सौंपा गया था, ऐसा कौन सा चमत्कार उन्होंने कर दिया कि 58 को बढ़ा के 88 उन्होंने कर दिया। अभी मणिपुर की आप चर्चा कर रही थी, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन और रूस की समस्या का समाधान तो कर देते हैं, लेकिन आज तक उनको मणिपुर जाने का समय नहीं मिला और आज इस्तीफा करवा रहे हैं। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मणिपुर 2 वर्ष तक जलता रहा और भारत का प्रधानमंत्री बंसी बजाता रहा। तो ये तो सवाल आएंगे इनके पास। और अमेरिका से जिस तरह से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ियां पहनाकर वापस भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रंप उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो क्या ट्रंप के साथ मिलकर वो साजिश कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे थे तभी तो आप गिना रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे भुना नहीं पाए सर। नहीं, मुद्दे थे भी, मुद्दे हैं भी। मैं ये कह रहा हूँ
कि कई बार होता है कि आप विकल्प बनने की कोशिश करते हैं और जनता की नजर में आप नहीं बन पाते हैं, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। 15 से अधिक ऐसी सीटें हैं जिन पर जनता ने हार जाए भले प्रतिशत बढ़ता रहे, बस। दिनेश जी क्या कहेंगे? देखिए पूजा जी, स्पष्ट तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके जैसे कि दोनों दलों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो गई, तो इन दोनों ने जिस तरीके से बनाने की कोशिश की या नहीं की वो तो देखिए कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की। लेकिन जैसे नेतृत्व उस तरीके से अगर उस चीज को लेके जा पता, जिस राहुल गांधी जी की बात करते 10 के करीब इन्होंने रैलियां की, लेकिन जो शुरुआत जैसे सीलमपुर से की उसका में 2-3 रैलियां थी उसमें बीमार हो गए। उसी से मैसेज ये गया सीट्स में इंटरेस्टेड है, बाकी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है। उसका आम आदमी पार्टी आते हैं तो उसमें देखिए फ्लोटिंग वोटर्स की बात मेरे बीच में शुरू है। तो देखिए उन लोगों ने क्लियर तरीके से ये पूछा हुआ था कि जो किस तरीके से करेगी, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्या किस तरीके से आम आदमी पार्टी क्या करता है और किस तरीके से क्या करते हैं। तो दोबारा फिर एज 3 चुनाव में आकर के उसी तरीके से उसी तर्ज पे आकर के ये 3-4 चीजों नहीं करता है, कुछ काम तो यमुना की सफाई ये अन्य चीजों को लेकर, तो एक बार और मौका दिए मैं दोबारा आकर के करने की कोशिश करूँ और चीजों को बात की यमुना की जैसे सफाई का काम बोले कि यमुना से नहीं बनते हैं, फिर एक तरह से उनको ललकारा और इसी तरीके से ललकारा की भाई ठीक है हम यहाँ तो आप वहाँ ठीक है। संजीव नसीर जी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा और इसी सवाल का जो काउंटर रहेगा या यूं समझिए कि उसका इलैबोरेशन डॉक्टर सुनील आप सुनते रहिएगा उनको, इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगी। संजीव जी, स्वाति मालीवाल को कितना बड़ा आप फेस या फैक्टर मानते हैं आपकी हार के पीछे? स्वाति मालीवाल जी का इस चुनाव के रिजल्ट में कहीं कोई रोल नहीं है। स्वाति मालीवाल जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नेगेटिव कैंपेन बना के एक नेगेटिव फेस बनाने का प्रयास किया और दिल्ली की जनता ने उस चीज को नकारा है। आज 1 से 1.5-2% का डिफरेंस जो है ये साबित नहीं करता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली ने नकारा है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक नई भूमिका के रूप में अब हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के रूप में दिल्ली वालों जनता की सेवा में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी जिन उम्मीदों और जिन जुमलों के माध्यम से सत्ता में नुकसान क्यों अब देखते हैं वो कितना पूरा करते हैं। देश में पूरी तरीके से ये लोग फेल हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस के हमारे साथी ने कि मणिपुर 2 साल इंतजार करते रहे किसानों को। चलिए ये जो 1 घंटा था और पूरी चर्चा थी, ये कम से कम इस निष्कर्ष पे तो पहुंची और आप जो है प्रतिद्वंदी से साथी शब्द पर आ गए। कांग्रेस को साथी तो बोलने लग गए। कौशिक जी यहाँ तो भाजपा के जो अमित पटेल हैं ये भी साथी हैं, कौशिक साहब भी साथी हैं। लेकिन डिबेट में जब हम बैठते हैं आपके साथी कौशिक जी से पूछ लेते हैं, आपके साथी कौशिक जी से पूछ लेती हूँ। भाषा के मर्यादा के बीच में रहता हूँ और मैं सभी को साथी मानता हूँ। ठीक है संजीव जी। पूजा जी, हाँ सुनील जी माफ कीजिएगा। जब दिल्ली में चुनाव चल रहा था, अगर कांग्रेस और आप एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे की कमियां गिना रहे थे, उसी बीच में चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव भी था और चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव और आप और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, ये देखा होगा आपने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही कि कांग्रेस के पार्षदों से कौशिक जी दिल्ली के चुनाव से ज्यादा उसकी कैंपेनिंग से ज्यादा चंडीगढ़ के चुनाव ने लाइमलाइट लूटी थी। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। तो ये सब नहीं कह सकते, साथी तो हैं। हाँ। अब ये नहीं है कि जब मौका मिलेगा आपको जहां उनके साथ खड़े हो जाएंगे, विरोध करेंगे। निश्चित तौर से मुझे लगता है एक लंबी रणनीति के साथ केजरीवाल जी की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, निश्चित तौर से ये इतना बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे लड़ने के लिए आपको रणनीति तो बनानी पड़ेगी। और ये संजीव जी कुछ भी कहें कि साहब 1.5% कुछ नहीं होता, 10% वोट आपका कम हुआ है, इसको आप मानिए। ये जरूर है कि आपका यहाँ रुक गया जाकर के, लेकिन कांग्रेस का वोट भी बढ़ा, वो भी उसकी तरफ गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। उसने भी वोट काटने के लिए कई सारे प्रत्याशी उतार रखे थे, बसपा भी उतार रखे थे। मैं वही पूजा जी कह रहा हूँ, एक रणनीति के साथ आपको चुनाव
लड़ना पड़ेगा और मानना पड़ेगा ये कि जो कुछ गलतियां हुई हैं, जो आपका फेस था, देश की और प्रदेश की जनता आपको एक विकल्प के रूप में देख रही थी, वो विकल्प आपने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार के जो आपको आरोप लगे, आरोप लगना कोई दिक्कत नहीं है, आरोप तो सब पे लगते हैं। दिनेश जी 20 सेकंड सर। देखिए पूजा जी, मैं ये मानता हूँ कि जैसे नए भूमिका नए रोल में जैसे आम आदमी पार्टी को जिस तरह दिल्ली की जनता ने मौका दिया है, तो मैं मानता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव राजनीति के तहत भाजपा के साथ हाथ से हाथ मिला करके जो जैसे कमियां अपनी को सुधार करके दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली की मतलब योजना जो उनको आगे ले आने काम करेंगे, ना कि पहले की थोड़ा करके और मतलब की घर से पहुंचाने के काम कर रहा था वो उससे बेहतर तरीके से करें। ठीक है आनंद अमित जी 20 सेकंड सर। देखिए पूजा जी, जो सरकार हमें मिली है, चुनौती है हमारे, और हम इस चुनौती को स्वीकार में कांटो भरा ताज है, क्योंकि 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमें दिल्ली को संवारना है, सुधारना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, तो हमारे लिए चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करती है और दिल्ली की जनता को विश्वास है। रंजीत जी 20 सेकंड सर, 20 सेकंड बोलिएगा सर। सरकार ने काफी भरोसा दिखाया भारतीय जनता पार्टी पे। अब इनका दायित्व है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करें, दिल्ली को सांस लेने वाली जगह के रूप में तब्दील करें, यमुना की सफाई करें, यहाँ की बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान करें। और पहले जो जुमला ये देते रहे, तो जुमलों जैसा हस्त्र इस प्रकार के वादों का न करें। संजीव जी 20 सेकंड, संजीव जी 20 सेकंड, बहुत जल्दी करेंगे। देखिए पूजा जी, हमारा दबाव ये रहेगा कि जिस तरीके से सरकारी स्कूलों का डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, जिस तरीके से फ्री बस यात्रा महिलाओं को मिली है, अच्छी बिजली, अच्छे पानी का प्रबंध हुआ है, ये सारी जन कल्याण। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए अपने विचारों से। आम आदमी पार्टी के लिए एक लाइन याद आती है, अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, और बीजेपी के लिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवत फल होए। फल हो गया है, ऋतु आ गई है, मैंडेट मिल गया है, और अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी है प्रदेश के प्रति, कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर प्रदेश सरकार के संचालन में सहयोग और एक अच्छी बेहतरीन दीवार बनकर के खड़ी हो जाए, ताकि जनता का नुकसान ना होने पाए। अपनी कमियों को पहचाने, जाने, और अगले चुनाव में जब जाएं तो शायद जीत कर आए या ना आए, लेकिन विपक्ष की भूमिका बेहतरीन निभाए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रही न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।